गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का करेंटिका सीरीज के 9 जनवरी के इस एमसीक्यू वाले वीडियो में। कल हमने आपको 8 जनवरी का दिया था, आज 9 जनवरी का। आज भी हम एमसीक्यू के अंतर्गत आपके लिए 11 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए चलिए जानते हैं, समझते हैं उन फैक्ट्स को, कंसेप्ट्स को करेंटिका सीरीज के इस एमसीक्यू के अंतर्गत। जो पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र बल इन्फिनिटी राइड 2020 हेतु साइकिलिंग का अभियान चला रहा है। ये साइकिलिंग का अभियान भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलाया गया। इन्फिनिटी राइड 2020। तो इसका आंसर है सीमा सुरक्षा बल अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्पष्टीकरण के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है। वही आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ मिलकर इन्फिनिटी राइड 2020 हेतु साइकिलिंग अभियान को आयोजित किया था। यह अभियान श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलाया गया। ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के पास। हाल ही में माननीय मृदुला सिन्हा जी, इनके नाम भी एक रिकॉर्ड दर्ज है इंडिया में। क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिनका देहांत हो गया, अब हमारे बीच नहीं रही, अगेन शोक है उनके लिए। किस राज्य की राज्यपाल थी? वो भारत की पहली या प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो अपने देहांत के पहले वो किस राज्य की राज्यपाल थी? इसका उत्तर होगा गोवा। गोवा के पूर्व राज्यपाल और दिग्गज भाजपा की नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। वह पहली महिला गवर्नर थी भारत की। हालांकि गवर्नर के अंतर्गत उन्हें भाजपा या किसी पार्टी से कंसर्न नहीं करना चाहिए, परंतु उसके पहले अर्थात राज्यपाल बनने के पहले वो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थी। वह एक प्रखर लेखिका भी थी। साहित्य के साथ साथ संस्कृति की दुनिया में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? आपने पिता दिवस यानी फादर्स डे या महिला दिवस, मजदूर दिवस सुना होगा। कई लोग हंसी मजाक में पुरुष दिवस को मजदूर दिवस से भी कंसर्न करते हैं, परंतु पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। उसके क्या कारण हैं, क्या आधार हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पुरुष दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक 19 नवंबर को पुरुष दिवस मनाया जाता है। वस्तुतः समाज में समानता के लिए या हाथ से हाथ मिलाकर समाज में समरसता को आगे बढ़ाने के लिए जो लड़के या पुरुषों का योगदान है, उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। यहाँ दिया गया होगा समाज, समुदाय, परिवार, विवाह, बच्चे। आपको पता होगा कि अब केवल मैटरनिटी लीव महिलाओं को ही नहीं मिलता, बल्कि यदि किसी महिला को बच्चा होने वाला है अर्थात वो माँ बनने वाली हैं, तो उनके हस्बैंड अर्थात पिता को भी लीव दिया जाता है। क्योंकि अब ये माना जाता है कि पिता भी हाथ बटाकर उस महिला का सहयोग करेंगे अर्थात परिवार को संभालेंगे। तो ऐसे कई कार्य हैं जो पुरुष भी करते हैं, जबकि आमतौर पर माना जाता है कि बस महिला दिवस या इसी प्रकार के दिवसों को मनाया जाए। तो पुरुष दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 2020 में ये बड़े धूमधाम से मनाया जा चुका है। विशेष तौर पे पाश्चात्य देशों में जैसे यूएसए या जो यूरोप के पश्चिमी यूरोप के विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पे मानवीय मूल्यों की स्थापना में कई से संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं, और उन्हीं के सजेशन पे, उन्हीं के कहने पे इस प्रकार के दिवस को प्रारंभ किया गया। ये काफ़ी सफल भी रहा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। हाल ही में दुनिया के अंतिम ज्ञात सफ़ेद जिराफ, जो व्हाइट जिराफ है, चूँकि जिराफ जो खासकर व्हाइट जिराफ जो है वो दुनिया में ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुके हैं। जो येलो वाले हैं वो काफ़ी हैं, वो भारत में भी हैं, परंतु अंतिम जो सफ़ेद जिराफ है उसके सुरक्षा के लिए जो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम अर्थात उसके बॉडी में एक चिप लगाया गया है जिससे वो कहीं भी जाएगा ताकि शिकारियों की गिरफ्त में ना आ सके। चूँकि शिकार के वजह से ही ये लगभग समाप्त हुए हैं। जीपीएस ट्रैकिंग यंत्र लगाया गया है, वो किस राष्ट्र में लगाया गया है? उसका आंसर है केन्या। जब हम जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पर्यावरण को कोरिलेट करते हैं तो बताते हैं कि विश्व के जो उष्ण घास प्रदेश हैं अर्थात सवाना प्रदेश जो केन्या या उसके आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत है, वहीं पर ये जिराफ जो हिरणों की एक प्रजाति है विस्तृत पैमाने पर अधिक जनसंख्या के रूप में पाई जाती है, परंतु पीले वाले जिराफ तो बचे हुए हैं। सफ़ेद जिराफ ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके हैं। उसका मूल कारण शिकार है। इसी शिकार से बचाने के लिए वहाँ कई संस्थाओं ने मिल करके, जैसे वर्ल्ड जो वाइल्ड फंड है उसने भी इसके लिए फंडिंग किया तथा सजेशन दिया। तो एक जीपीएस ट्रैकिंग यंत्र उसके बॉडी में लगाया गया है। देखिए केन्या, यह सफ़ेद जिराफ अति दुर्लभ है और अभी माना जा रहा है
कि यही एकमात्र जोड़ा है जो बचा हुआ है, जिसको बचाने के लिए ये कार्य किया गया है। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। किसान सूर्योदय योजना भारत के किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है गुजरात। किसान सूर्योदय योजना, यहाँ सूर्योदय का तात्पर्य बिजली से है। किसान सूर्योदय योजना गुजरात द्वारा संचालित एक योजना है जो जनवरी 21 के अंत तक 4000 गांवों को तथा 22 अर्थात 2022 के अंत तक लगभग गुजरात के सभी गांवों को कवर करेगा। यह योजना 19 में तथा 2019 में हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राज्य सरकार 3 वर्षों में लगभग 35,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनें भी स्थापित करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकारें किसानों को दिन के समय कृषि बिजली की आपूर्ति विशेष रूप प्रदान करेगी, ताकि कृषि के विकास में भी ये योजना काफी सहयोगी बन सके। किसान सूर्योदय योजना। चलते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी, का निर्माण भारत सरकार किस नदी पर निर्मित करने की योजना बनाया है उसने? तो उसका आंसर है नर्मदा नदी पे। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप अगर पूर्वोत्तर भारत में या हिमालयी प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ सूर्य की रोशनी उतनी तेज नहीं होती जहाँ सौर ऊर्जा का पर्याप्त विकास हो सके। साथ ही साथ मैदानों में इस प्रकार के, अर्थात उत्तर भारत के मैदान जो पंजाब से लेकर के असम तक है, वहाँ पर भी इस प्रकार की योजना को बनाने में तकनीकी रूप से थोड़ी कठिनाई आ रही थी। इसलिए सबसे बेहतर प्रायद्वीपीय भारतीय पठारी क्षेत्र ही हो सकता था। उसमें जो नर्मदा नदी है उसके लिए काफ़ी उपयुक्त थी, तो नर्मदा नदी का इसलिए चयन किया गया है। भारत सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया है, जो ओंकारेश्वर बांध का जो कैचमेंट एरिया के बाहर जो बैकवाटर एरिया है, यानी जब बाढ़ के दिनों में वहाँ पे पानी आता है, उन्हीं क्षेत्रों में इसको बनाया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 3000 करोड़ की राशि अनुमानित है। परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व बैंक, ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी, जो 22 दिन तक अपनी बिजली का उत्पादन प्रारंभ कर देगा। ध्यान रखिए, ये विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है, जो उस पूरे प्रदेश में ऊर्जा के सुनिश्चितता को, अर्थात ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। भारत के किस संस्था या संस्थान ने स्वच्छ वायु गैर आक्रामक वेंटिलेटर का विकास किया है, जो कोविड-19 के इलाज हेतु काफी आवश्यक है? इसका आंसर है CSIR-NL, अर्थात बी। स्वच्छ वायु आक्रामक वेंटिलेटर को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR के तहत नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन करके विकसित किया गया है। विशेष तौर पे ये कोविड-19 में जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी आपूर्ति में काफी सहयोगी होगा। यह वेंटिलेटर कोविड-19 के उपचार हेतु अतिरिक्त सुविधाओं से लैस है, और साथ में ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का एक बड़ा कदम भी है। जहाँ विश्व में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, खास करके विकासशील राष्ट्रों में, तो भारत ने इस प्रकार का कदम उठाया है। यह एक सटीक क्लोज लूप अनुकूलन नियंत्रण प्रणाली पर आधारित है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करके विकसित किया गया है। इसमें बिल्ट इन बायो कैपेबल 3D प्रिंटेड मैनिफोल्ड एंड कैपलर, जिसमें हेपा फिल्टर अत्यधिक कुशल एवं एरो क्रिकेट एयर फिल्टर है, जो किसी प्रकार के समस्या से ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाता है। तो ये काफ़ी एडवांस भी है, परंतु स्वदेशी है। तो चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने भारत के किस राज्य में ट्राईफूड पार्क स्थापित करने हेतु समझौता किया है? ट्राईफूड आपको पता होगा, आजकल बहुत दिनों से चर्चाओं में है, APMC एक्ट वाला, तो उसी में ट्राइफेड और नेफेड भी आते हैं। ट्राइफेड या नेफेड उसी से कंसर्न, अर्थात जनजातियों से कंसर्न है। ट्राइफेड से ट्राईफूड किया गया है। तो ये समझौता किसके साथ हुआ है? ये समझौता हुआ है भारत के मध्य प्रदेश राज्य से। स्पष्टीकरण के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने मध्य प्रदेश ने ट्राईफूड पार्क की स्थापना के लिए जनजातीय विकास के मंत्रालय के अंतर्गत संचालित आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड, आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड के साथ एक समझौता किया है। ट्राईफूड पहल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ट्राइफेड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसमें जनजातियों को 3 स्तर पर लाभ पहुंचाया जाएगा। पहला, उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया जाएगा, जैसे उनको इस प्रकार के स्किल दिए जाएंगे कि उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, साथ में कुछ फंडिंग की व्यवस्था करके जब दक्षता मिल जाएगी तब भी उससे पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं या किसी भी प्रकार से
बेहतर फूड न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनकी भी सरकार इन योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चितता को बढ़ाने का प्रयास करेगी। हमारा राष्ट्र भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है। ओबियसली जनजातीय विकास भी प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही बेहतर पहल है। तो चलते हैं नवे क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में चर्चित अफ्रीका के सिंह हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो अरब सागर में प्रतिष्ठित या घुसा हुआ है, में कौन कौन से राष्ट्र स्थित हैं? इसमें 4 राष्ट्र मुख्य हैं। इरिट्रिया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ए दिख रहा होगा आपको, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया एवं सोमालिया। इस प्रकार से मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, इसलिए एक दो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देंगे। हालांकि इसमें हमने मैप नहीं दिया है, आगे हम मैप दे करके इन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चारों राष्ट्र लोकेटेड हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। एक्सप्लेनेशन आप देखिए, अफ्रीका के द हॉर्न अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसमें इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया स्थित हैं। ये अरब सागर में अंदर तो घुसा हुआ है, साथ में अदन की खाड़ी के दक्षिण में है। अदन की खाड़ी, द बे ऑफ अदन। अब ये सब लोकेशन पे भी यूपीएससी या पीसीएसएस में क्वेश्चन आते हैं, तो विद्यार्थी इस प्रकार से इसे याद भी करेंगे। वर्तमान में चर्चाओं में क्यों है? तो सूडान, मिस्र और इथोपिया। अब इथोपिया चूंकि उसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। सूडान, मिस्र और इथोपिया अफ्रीका के सिंह में ग्रैंड पुनर्जागरण बांध जल विद्युत परियोजना पर दशकों से चल रहे विवाद, जिसकी वजह से काम रुका हुआ था, उसी को लेकर समिट्स हो रहे हैं रेगुलरली, और वो लोग लगभग रेडी हैं कि ठीक है अब बनाया जाएगा। इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो रीजन है, प्रदेश है, फिर से चर्चाओं में आ गया है। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में और किसने किया? इसका उत्तर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। रामलिंगेश्वर पार्क कई चीजों से कंसर्न है, पर्यटन तो विशेष तौर पर होगा ही होगा। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। 11वें प्रश्न के को देखते हैं हम लोग। भारत में टाइकोथन 2021, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, थोड़ा इस पर चर्चा हम करना पसंद करेंगे। टाइकोथन 2021 किस वस्तु के विनिर्माण को तेजी से बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है? ये खिलौनों के विनिर्माण से कंसर्न है। खिलौने, आपको पता होगा भारत के किसी भी राज्य में जो खिलौनों का मार्केट है वो चाइना से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आयात होता है, अर्थात इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट चाइना ले जाता है। और खिलौने ऐसे वस्तु हैं जो कि प्रत्येक बच्चे को चाहिए। वो सस्ता टिकाऊ तो नहीं होता, ये फेमस है कि चाइनीज़ माल टिकाऊ नहीं होता, परंतु खिलौने के बाजार पे चाइना का वैश्विक स्तर पे एक अधिकार सा बन गया है, और भारत के बाजारों में तो हो ही गया है। हमारे प्रधानमंत्री तथा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इस टाइकोथन योजना 2021 के माध्यम से तेजी से खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। उसकी पहली योजना यह है, या पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने बाजार में अपने ही वस्तुओं को भेजें या बिकवाएं, या वही वस्तुएं बिकें, ताकि चीन से हमें आयात ना करना पड़े, क्योंकि इससे फॉरेक्स रिजर्व पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही साथ टाइकोथन 2021 की यह भी योजना है कि सबसे पहले अपने बाजार में अपने वस्तुओं को पूरी तरह से विस्तृत करने के बाद, फैलाने के बाद, यानी कैप्चर या नियंत्रित करने के पश्चात हम वैश्विक स्तर पर इसे निर्यात भी करेंगे, क्योंकि खिलौना एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी राष्ट्र में हो, चूंकि बच्चे होते ही हैं तो वहाँ खिलौनों की मांग होती ही है। मंदी के समय भी, अर्थात आप देखिए कोविड-19 का समय चल रहा है, इस समय भी खिलौनों की मांग में कोई बहुत विशेष कमी नहीं आई है। तो टाइकोथन 2021 जो योजना है वो खिलौनों के निर्माण को तेजी से बढ़ावा देने के लिए है। छोटे स्तर पे कुटीर उद्योग के रूप में भी, और बड़े स्तर पे तो होगा ही होगा, खिलौनों की मांग में मतलब विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये थे आज के 11 प्रश्न एमसीक्यू के अंतर्गत। आप बनाइए, और इसका पीडीएफ आप संधान आईएएस के ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब एक जो न्यूज़ का होगा वो भी आपको मिलेगा। तो धन्यवाद। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स, लॉक रहिए और लॉक होकर पढ़िए, डाउन मत होइए। तैयार करिए अपने आप को कि 2021 के यूपीएससी पीटी या पीसीएस, किसी भी पीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, राजस्थान हो, कहीं का भी हो, पीटी मेंस और इंटरव्यू को पास करते हुए अपने बेहतर करियर का निर्माण कर सकें। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ऑल द बेस्ट।